बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीमी बिल के हवाले से कंसेंसस पैदा करने की भरपूर काविशें जारी हैं। हुकूमत एक नहायत क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तमाम इत्तेहादियों को बशमूल अपोजिशन जमात उसकी भरपूर कोशिश है कि सारे लोग एक चीज़ के ऊपर इत्तेफाक राय करें, फिर उस बिल को जो है वो आगे पेश किया जाए। ज़ाहिर है, जब भी किसी कानून की बात की जाती है या आइनी तरमीम की बात की जाती है तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, खदशात भी होते हैं और इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही चीज़ें जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न भी हैं और एक बाशऊर कौम होने की अलामत भी हैं। आइनी तरमीम के हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने भी बात की और उनका यह कहना था कि आइनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है। आइनी तरमीम का जो मकसद है वो इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाना है, जबकि उनका यह भी कहना था कि PTI ने इस हवाले से सियासत की है। हुकूमत और जो उसकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक इंतहाई अहम इत्तेहादी जमात है, मुकम्मल तौर पर वो ऑन बोर्ड है, एक पेज पर है। दीगर इत्तेहादी जमातों में भी कंसेंसस डेवलप हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि JUIFA के हवाले से मज़ीद बातचीत की जा रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जा रहा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी हमें इस पर सरकर्दा नज़र आ रहे हैं। मज़ीद ये मामला किस तरफ जा रहा है, मेरे एक्सपर्ट पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से इस हवाले से उनकी राय लेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शनीला अमार साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब। आप सब पैनलिस्ट को खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले मैं रशीद साफ़ी साहब आप ही की तरफ आऊँगी। हुकूमत जो है, हम देख रहे हैं आइनी तरमीम के लिए हमें इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए मुसलसल सरगर्म नज़र आ रही है। अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? शुक्रिया नाज़िया। ये जो हुकूमत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, ये मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में और कई दीगर जगहों पे ये बात कह चुका हूँ कि ये जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम का एक हुस्न है। और जो मीडिया ने अपने तौर पर 2-3 दिन पहले जो एक पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था, उसका दरअसल हुकूमती इक़दामात से कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त भी एक ड्राफ्ट की शक्ल में मौलाना साहब को ब्रीफिंग दी गई थी और आज मौलाना साहब उस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो मुसव्वदा या जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दिए थे वो उनसे उनका इत्तेफाक नहीं था। तो एक बात तो ये ख़त्म हो गई कि जो सियासी जमातों की तरफ से, ख़ुसूसन PTI की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद सियासी जमातों को और पार्लिमानी जमातों को अमेंडमेंट के हवाले से अंधेरे में रखा गया था। एक प्रपोज़ल थी और है इस वक्त, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में ज़िक्र किया कि वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं कि पहले भी कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं थी और अब भी कोई फ़ाइनल नहीं है। ये देखें, आम कानून साजी जब होती है पार्लिमान के अंदर तो उस पे भी काफ़ी कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाती है। हुसूसी कायमा कमेटियाँ बनी हुई है, फिर पार्लिमानी जमातों से बात की जाती है, फिर पार्लिमानी उमूर की वजारत है, फिर वजारत कानून है, फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट है। पूरे प्रोसेस के बाद नॉर्मल कानून साजी की जाती है। ये तो आइन में तरामीम की बात है। ये बैक जुम्बश कलम या यस और नो के ज़रिए इसका होना जो है नामुमकिन है। इसमें महीनों लग जाते हैं। हम हुकूमत का कोई एक बयान तो आप रिकॉर्ड पे हमें बताएं कि हुकूमत ने कभी ये दावा किया हो कि हम आज ही के आज या पिछले हफ्ते के बारे में जो बातें हो रही है कि उस हफ्ते के बारे में हुकूमत का ये दावा हो कि उन्होंने ये कहा हो कि हम आइन में तरमीम कर देंगे। लेकिन साफ़ी साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया ने इसको टेकअप किया, इसने तो इबाहम पैदा कर दिया। हालांकि हुकूमत की नीयत पहले दिन से जो थी, हुकूमत बारहा कह रही है, आज भी वफाकी वज़ीर इंसाफ जो है उन्होंने इस पर बात की और उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट ही रहता है जब तक वो काबीना में ना जाए, फिर उसके आगे पूरा प्रोसेस है, उसके बाद वो असम्बली में आता है, उसके बाद भी अगर अक्सरियत होती है तो वो मंजूर होता है। ये डॉक्टर साहब ने भी उस दिन हमारे प्रोग्राम में रहनुमाई फरमाई थी कि ये एक तरीक़ाकार होता है पार्लियामान का। पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर उस पर खुसूसी कमेटी बैठती है, कमेटियों के जिसमें तमाम सियासी जमातों की शमूलियत होती है। पार्लिमानी कमेटी के बाद जो है फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट में जाती है, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ईवान ज़री में टेबल होता है, फिर ईवान बाला में मंजूरी ली जाती है। उससे पहले काबीना का एक अमल होता है असम्बली में टेबल होने से पहले।
वफाकी काबीना जब तक किसी बिल की ड्राफ्ट की मंजूरी नहीं देती उसको ख़त्मी ड्राफ्ट भी नहीं कहा जाता, वो सिर्फ तजावीज़ होती है। तमाम चीज़ें जो है ये सोशल मीडिया और मीडिया की अपनी बनाई हुई, उनका अपना बनाया हुआ उनका हाइप था। और जिस तरह कहा जाता है कि मुसलसल जो शिकायत सोशल मीडिया से आ रही है रियासत को कि डिजिटल दहशतगर्दी और डिजिटल मीडिया के ज़रिए मनफी रुझानात को फ़रोग़ दिया जाता है, तो उन लास्ट वीक में भी डिजिटल मीडिया को उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। शायद आप प्रोग्राम के किसी और हिस्से में इस हवाले से एक कोई नए जो होशरबा इंकशाफात हुई है उस पर भी बात करेंगी। तो ये डिजिटल मीडिया और जो रिवायती मीडिया है उनकी अपने इख्तिरा, जो उनके मुख्तलिफ इख्तिराजात थे, उसके नतीजे में ये हाइप कड़ी हुई है। अब देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बीड़ा उठा लिया है, मुज़ाकरात का एहतमाम हो रहा है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बातचीत हो रही है, मुस्लिम लीग नून भी अपने तौर पर काम कर रही है, PTI भी इसमें एंगेज है। जब ख़त्मी ड्राफ्ट बनेगा फिर उसकी काबीना से मंजूरी होगी तो तब जाके हम फिर ये कह सकेंगे कि ये बिल का कोई मुजव्वज़ा शक्ल हमारे सामने आ गया है। ठीक है शनीला, जिस अंदाज में इसको टेकअप किया गया, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे, वफाकी वज़ीर इंसाफ ने भी ये बात कही कि इबहाम पैदा करने की कोशिश की गई है और जिस तरह से जो सोशल मीडिया ने इसकी तशरीह की है वो बड़ी गलत है। अभी मुशावरत का अमल जारी है, बात हतमी मराहिल में भी दाखिल नहीं हुई और जिस तरह से इसको हवा बनाकर पेश किया गया कि जैसे ही पता नहीं क्या कोई मेल इंटेंशंस हैं, इस सारे मामले को आप कैसे देख रही हैं और आपको क्या लगता है कि मुशावरत के सिलसिले में किसी मंतकी अंजाम तक ये मामला जल्द पहुंचेगा? शुक्रिया नाज़िया। देखें, बात यह है कि जो हमारी सियासत के अंदर PTI का जो हमेशा से किरदार रहा है ना, वो प्रोपेगेंडे वाला रहा है और उन्होंने सियासत को बना ही यही दिया गया कि सिर्फ इसमें झूठ, बहतान तराशी और इल्ज़ामात होते हैं और बदकिस्मती से मीडिया का एक सेगमेंट भी उनके साथ इसमें साथ दे रहा होता है। तो पहले तो इन जो आईनी तरमीम थी किसी ने भी पढ़ी भी नहीं थी, अभी ये सामने भी नहीं आई थी, तो उस वक्त भी ये शोशा छोड़ दिया गया था कि जी ये एक फ़र्द वाहिद की एक्सटेंशन के लिए की जा रही है और उस फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उनकी तरफ से बार बार ये बात कही भी गई कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद फिर बात शुरू कर दी गई, जब ये वजाहत आगे फिर कह दिया गया जी तमाम जजेस की उम्र बढ़ाई जा रही है। उसके ऊपर भी अगर ये है कि तमाम जजेस की उम्र बढ़ाई जा रही है तो उसमें फ़र्द वाहिद तो शामिल नहीं है, तमाम जजेस जो फिर उसके बेनिफिशियरी होंगे। तो ये एक सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, बहतान था और अभी किसी ने अमेंडमेंट पढ़ी भी नहीं थी कि उसमें आ क्या रही हैं। फिर बात कर दी गई कि जी छुप के आ रही हैं, जो वज़ीर कानून है उनको तो खुद नहीं पता, उनको कहीं से ये मुसवदा जो है मिल गया है। कभी कहा जाता था कि मुसवदा अपोजिशन के पास को पता ही नहीं कि उन्होंने पढ़ा है। अगर अपोजिशन ने नहीं पढ़ा तो आज मौलाना फजल रहमान ने कैसे कहा कि हमने मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब है कि मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हुकूमत जब उनके साथ बैठेगी तो उसको वो दूर कर लेगी। हमने इसी मुल्क के अंदर ना पार्लियामेंट में ये देखा था कि जो कानून थे 2 घंटे के अंदर 50 कानून जो थे ना वो पार्लियामेंट से पास करवाए गए थे और जो अपोजिशन थी उस वक्त वो शोर डालती थी कि हमें पढ़ने तो दें, हमें देखने तो दें बिल है क्या, लेकिन जो PTI की हुकूमत थी वो तो अपने अरकान को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं देती थी और बस कहती थी कि आपने बिल जो है सबने बस बंद आँखों के साथ आपने पार्लियामेंट से भी पास करना है और उसके बाद वो बंद आंखों के साथ काबीना से भी एक फैसला करवाया हुआ है, जोर पे जमा करवाए जाते थे लोग और फिर काबीना से भी एक बंद लिफाफे में फैसला करवाया हुआ है जिसका भी ट्रायल जो है वो चल रहा है। तो चूंकि वो आदी थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ था, लेकिन जो PDM की हुकूमत है, जो पहले भी और जो अब भी जिनमें नवाज लीग हैं, पीपल्स पार्टी हैं, ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने हमेशा मुशावरत के साथ चले हैं, जो सारी सियासी जमातों को हमेशा इकट्ठा लेकर चलना चाहते हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब जब वो अपोजिशन में थे वो तो तब मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, तो आज तो वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये तो इसी वजह से मौलाना के पास भी जा रहे हैं, मौलाना को PTI के पास भी भेजा जा रहा है, PTI से खुद भी बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लो, क्योंकि वो चाह ये रहे हैं कि जो भी आईनी तरमीम हो वो इत्तफाक़े राय से, क्योंकि चीज़ों को हम कंट्रोवर्शियल ना करें। और आईनी तरमीम भी ऐसी हैं कि अगर आप उनको पढ़ें तो उसमें आपको ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है जो कि आपके मावराए आइन को काम होने लगा है। जो कुछ भी हो रहा है आइन के पैरामीटर के अंदर हो रहा है। लेकिन PTI एक तो वही जो अता तारड़ साहब ने आज बात की कि NRO चाह रही है, वो चाह ये रही है कि हम आपका साथ देंगे तो आप बानी PTI के केसेस खत्म कर दें। तो भाई उन्होंने तो केसेस खत्म नहीं करने, वो तो अदालत में चल रहे हैं, अदालत में जाएं, जाके लड़ें, अगर आप के बेगुनाह है तो आपके केसेस सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो उसी इन्हीं आईनी तरमीम को लेकर बारगेनिंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत जो फिर भी उनसे मुज़ाकरात करी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नवाज लीग हमेशा से मुफाहमत के ऊपर यकीन रखते हैं। इस वजह से उन्होंने इत्तेहादी जमातों की हुकूमत पहले भी PDM पार्ट 1 चली, अब भी चल रही है और वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो
असल में मसला सिर्फ जो है पीटीआई की तरफ से सिर्फ ये कि वो चाह नहीं रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो इत्तफाक़ राय से जो हो जाए और प्रोपेगेंडा जानबूझ के करें, क्योंकि आगे कुछ अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं जिनकी बिना के ऊपर भी ब्लैकमेल करके एनआरओ लेना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा यहाँ पर अपने नाज़रीन की आगाही के लिए भी, खुद भी इस बात को समझने के लिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रही है गवर्नमेंट या जिस पे कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्या ये बिल्कुल कोई अनोखा, क्या बिल्कुल कोई डिफरेंट निज़ाम है? क्या दुनिया के बाकी ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होती, या बिल्कुल कोई हटकर बात है कि इतना हमने देखा वावेला मचाया गया ख़ास तौर पे पीटीआई की जानिब से, जबकि उनके अपने मंशूर में अदालती इस्लाहात का जिक्र मौजूद है? जी शुक्रिया नाजिया, जब ये आपने सवाल कर लिया है तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप ये खुद समझने के लिए बात कर रही हैं। आप जानती हैं जब ही सवाल किया आपने। देखिए, ये तो मुल्क, दुनिया के 80-90 मुल्कों में ये चीज़ मौजूद है और ख़ुद पीटीआई के अपने यहाँ ये तजवीज़ मौजूद है कि आइनी अदालत को अलहदा होना चाहिए। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी भी आई थिंक नहीं है, सवाए हामिद ख़ान साहब जो बात कह रहे हैं और बड़ी अजीब व गरीब बात कह रहे हैं। कोई बात जो है ना सीधे तरीके से नहीं आनी इधर से। हम वकीलों के खून पर और उनकी लाशों पर करके आप ये करेंगे, भाई इतनी लाशें सस्ती हैं, खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, एक पहलू तो ये है, अभी ये जो गुफ्तगू हो रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पस मंज़र ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है, पस मंज़र क्या है? अभी मैं अपना साफ़ी साहब की इजाज़त से एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कशमकश। ये इस वक्त पाकिस्तान में एक कशमकश जारी है और उसके अंदर दो ताकतें हैं। एक ताकत ये है कि पाकिस्तान को आइनी, कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से सही रास्ते पर रखा जाए और उस पर पूरी कौम को जमा कर लिया जाए। एक दूसरी जो इस कशमकश का दूसरा फरीक है, उसमें चंद वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल हैं, ग्रुप, उसमें पॉलिटिकल ग्रुप भी हैं, नैरो नेशनलिस्ट भी हैं, कुछ गैर मुल्की ताकतें भी हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल ग्रुप भी मौजूद हैं जिनमें पीटीआई नुमायां तरीन है। ये क्या करने जा रहे हैं? ये करने जा रहे हैं और ये बड़ी इस वक्त यूँ समझें कि वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान हर वक्त अपनी तारीख़ के नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है, एक बार फिर खड़ा दिखाई देता है पाकिस्तान तारीख़ के इस नाजुक मोड़ पर। ये सारी ताकतें जमा होने जा रही हैं और अभी प्रोग्राम शुरू होने से चंद लम्हे पहले ज़िक्र किया था साफ़ी साहब ने कि महारंग बलोच भी, मंजूर पश्तीन भी और बहुत सारे ये जो फोर्सेस हैं नैरो नेशनलिस्ट, और इसमें अफ़गानिस्तान के लोग भी शामिल हैं। और अभी इतला अभी दी साफ़ी साहब ने कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर ने यह कहा कि मैं चौकियाँ ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों ख़त्म कर रहे हैं? इसलिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ऐसे लोग जमा किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की न टेरिटरी को मानते हैं, न सरहद को मानते हैं, न पाकिस्तान को नज़रियाती तौर पे तस्लीम करते हैं। और इन लोगों का जो जिरगा होने जा रहा है, इस जुर्गे में जो मंसूबा मैं आज आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लें, शेख मुजीब के 6 नकात की तर्ज पर एक मेमोरेंडम सामने आने वाला है जो पाकिस्तान के वफाक के और पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ होगा। अब एक रौ ये है और दूसरी रौ ये है कि इन सब फरीकों को जो सियासत में मौजूद हैं, इनको एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। इसके लिए हुकूमत भी काम कर रही है और हुकूमत के साथ एक इत्तेहादी के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी फोर्सेस एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं और जमा हो ताकि वो जो नेगेटिव अनासिर हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करने जा रहे हैं, और इस साजिश में आज मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि उस साजिश में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शरीक है। आंखें खोलें, कान खोलें, बात को समझें
और वक्त पर एक्शन। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, सर ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उस पर कंसेंसस डेवलप करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है हुकूमत वक्त की जानिब से, ऑन बोर्ड लिया जा रहा है तमाम जमातों को, और कोशिश में ये की जा रही है जिस तरह से अभी कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर इंसाफ इस पर बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि निज़ाम इंसाफ में जो कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से दहशत गर्दी पर भी काबू पाने में बहुत मुश्किलात दरपेश हैं, और इसके अलावा भी जो डिलेड जस्टिस वाली बात है, आवाम को इंसाफ की तेज़ तर फराहमी वाला मामला है, उसको बेहतर बनाने के लिए आइनी तरमीम का होना बहुत ज़रूरी है। सर नीयत तो बिल्कुल साफ़ है, इंटेंशंस बिल्कुल सामने हैं, तो फिर कौन से हिडन मोटिव्स हैं जो ज़बरदस्ती तलाश करने की कोशिश की जा रही है नाकाम? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो भी कोई अच्छा काम होने जा रहा होता है हम उसे बग़ैर किसी वजह से कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, और ये वही लोग करते हैं जिसका जिक्र मेरे दोस्तों ने पहले किया है, जो पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी पाकिस्तान में चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान मेरे मुंह में खाक, टर्बुलेंस का शिकार ही रहे। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक ख़बर भी शेयर करना चाहता हूँ जिसकी ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद लेता हूँ। वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक बलूचिस्तान की जो सीटें भरनी है उसको भी मान चुके हुए हैं, और जो बाकी पैकेज है जुडिशल पैकेज उसको भी उन्होंने तकरीबन मान लिया है। वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर इस वक्त आप सब कह सकते हैं कि एक पॉइंट फंसा हुआ है, वो है एज ऑफ हायर जुडिशरी, जजेस की एज के ऊपर। और वो भी जो इस वक्त नेगोशिएशन हो रही है वो ये है कि चले अगर आपने 68 करनी है तो विद इफेक्ट फ्राम आप दिसंबर 2024 कर दें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले हैं चीफ जस्टिस वो आ जाए। ये अब मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है बिलावल जरदारी साहब का कि यहाँ तक तो वो मामलात ले आए हैं। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि चीज़ें वक्त के साथ, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा निगोशिएशन से आगे बढ़ती हैं, और जो फोरम होता है उसमें आप बैठते हैं। ये जो मेरे दोस्तों ने बड़ी प्यारी बात की है, पीटीआई का ज़माना नहीं है कि आप 50 बिल जो है गैलोटिन करके उसी वक्त बगैर इवन भेजे हुए उसमें आप कमेटीज में भेजे हुए भी अप्रूव करवा लें। वो ज़माने नहीं है, वो इस वक्त फैस फैक्टर कोई नहीं है। ये उसका होता था कि शाम तक ये बिल मुझे पास करके ला के दो वापस। तो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज बातें कर रहे हैं, और मैंने जो आपको बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सिर्फ आप 68 वाले इशू के ऊपर जो है वो मौलाना साहब के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चीज़ फंसी हुई है। बाकी मौलाना साहब ने जो है जो मैंने आपसे शेयर किया है वो सारी बातें मेरा ख्याल है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने मान ली है। ये अहम खबर आपने दी है आगा इकरार हारून साहब। सर, इसी चीज़ को अगर हम देखें तो एक तरफ हुकूमत जो है वो मुफाहमत की बात कर रही है, इत्तेफाक राय को फ़रोग देने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब अफसोस इस बात का है कि जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं, पीटीआई जिस तरह इसको लेकर आगे चली, और ख़ास तौर पर साने है 9 मई जो कि हमारी तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है और कभी हमें ये नहीं भूलेगा, उस हवाले से होश रुबा इंकशाफात रोज़ बरोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। आज ही की डेवलपमेंट को लीजिए, हम ये देख रहे हैं कि रियासत मुखालिफ बयानिया के हवाले से, व्हाट्सएप मैसेजेस के हवाले से जो एक्सचेंज हुआ है बिटवीन रऊफ़ हसन साहब और जिब्रान इलियास, जो कि एक बैरून मुल्क में बैठा हुआ शख्स है, जिस तरह से वो डायरेक्शन दे रहा है, आप इन पैगामात को सुने और देखें तो पता चलता है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो ऐसा लग रहा है जैसे यही बंदा जो है वो कंट्रोल कर रहा है। साने 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोपेगेंडा फैलाने के हवाले से जिब्रान इलियास साहब जो हैं वो व्हाट्सएप पे ना सिर्फ हिदायत दे रहे हैं बल्कि बयानिया कैसे बनाना है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कैसे चलाना है, हैशटैग क्या होना चाहिए, सब पर वो बात कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा कैसे करना है, इदारों को मिलाइन कैसे करना है, इस पर टोटल डायरेक्शन उनकी जो है वो सामने आ रही है। साफ़ी साहब, ये किस कदर अफसोसनाक और साथ ही साथ ख़तरनाक सूरत हाल है कि एक बाहर बैठा हुआ शख्स जो है वो डायरेक्शन दे रहा है एक सियासी पार्टी के रहनुमा को कि आप इस तरह करके आगे चलें। यकीनी तौर पर नाजिया ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है कि एक बड़ी सियासी जमात रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस बताई जा रही है, और मुसलसल जो है रियासती इदारे इस हवाले से सबूत कौम के सामने भी पेश कर रहे हैं। और ये रऊफ़ हसन साहब का मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा उनकी जो कन्वर्सेशन है इससे पहले भी आए थे इंडियन जर्नलिस्ट्स के साथ उनके रवाबित, और अब जो
पीटीआई की तंजीम काफ़ी मुद्दत से जिब्रान इलियास साहब जो है, जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, उनकी किरदार से वो मुनकर थे, इनकारी थे। अब ये बात साबित हो रही है कि ना सिर्फ वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसको हेड करते हैं, बल्कि जिस एक ट्वीट जो पिछले दिनों बड़ा सर्कुलेट हुआ था एक्स पे, और जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर बहुत ज़ोरदार तकरीर भी की थी, जो बानी पीटीआई के से मंसूब एक ट्विटर अकाउंट है जिस पे एक रियासत मुखालिफ बयान सामने आया था। तो इस किस्म के तमाम बयानों के खालिक यही साहब है, और ये जो उनके गिर्द जो अब कानून का जो दायरा और घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है, तो तब पीटीआई की हम देख रहे हैं कि उनकी सियासी फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी नहीं थी और मज़ीद उसको वो ख़त्म करने पे तुली हुई है। इससे तो एक बात ये साबित होती है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से रियासती बयानिया था उसमें हकीकत है। दूसरी बात, जो रियासती इदारे मीडिया को और आवाम को बताते रहे हैं कि पीटीआई का रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया जो है फंडेड है, इसके लिए पैसे तकसीम किए जाते, इसके लिए तनख्वाहदार लोग रखे गए हैं, जो सोशल मीडिया पे हमें मुख्तलिफ ट्रेंड्स और हैशटैग जो नज़र आते हैं इसके बाकायदा सैलरीड पर्सन है और बड़े वो जिसको कहते तरबियत याफ्ता लोग थे, जिस तरह ये जिब्रान इलियास साहब रऊफ़ हसन साहब को कह रहे कि उनकी सैलरियाँ टाइम पे मिलनी चाहिए। भाई कौन सी सियासी जमात ऐसी है इस दुनिया में जो सियासी बयानिया को फ़रोग़ देने के लिए जिन्होंने मुलाजिमीन रखे हो। अब हम इस बात को भी दोहराने की हमें ज़रूरत नहीं रही कि यही वो एक जमात, इस जमात का ख़ासा रहा है कि इन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान ख़िलाफ़ लॉबिंग के लिए फर्म्स हायर किए हैं, जो डिसइन्फो लैब्स की जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टें हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक से बाहर से जो हमें ख़बरें आती रही है, इनके जो मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तान के दुश्मन रियासतों से जो फंडिंग की बातें हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ इनका एक फ़ॉरेन फंडिंग केस भी अभी ज़ेर समात है। तो ये तमाम चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक है। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये सियासी जमात सियासी दायरा में शामिल हो और इन पे इल्ज़ामात जो लग रहे हैं इसकी या तो ये सफाई दे, और अगर ये सफाई नहीं दे सकते और वाकई ये जमात अगर रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है तो फिर रियासती इदारों को मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शनीला, हम जिस शख्स की आज बात कर रहे हैं जिब्रान इलियास, इससे पहले भी बहुत से कैरेक्टर्स हमने देखे कि जो पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद सियासी जमात के कारकुनान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से ये शख्स प्लानिंग बता रहा है, हिदायत दे रहा है, जिस तरह से हमारे इदारों को मिलाइन करने की एक साजिश तैयार कर रहा है, तो आपको लगता है इसके पीछे भी कोई हाथ है, कोई बैरूनी ममालिक का कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी डोरे हिला रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इजराइल के अंदर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं बानी पीटीआई की हक में, तो वो क्यों लिख रहे हैं? वो बिला वजह तो नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि जो उनका असासा है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर इंडिया जो है वो खुद कहता है कि इतना हम पाकिस्तानी फ़ौज को नुकसान नहीं पहुँचाया जितना कि वहाँ पे बानी पीटीआई ने उनको पहुँचाया। फिर इनके जो बयानात होते हैं, आप वो देखें कि मुसलसल एक ही बात की तकरार की जा रही होती है कि पाकिस्तान खुदा ना 3 टुकड़े हो जाएगा, पाकिस्तान का जो एटमी असासे हैं वो दुश्मन के हाथ में चले जाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ये वो ज़ुबान है जो पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अब जो फंडिंग हो रही है, अगर पीटीआई की जो जमात है उसके पास इस वक्त वो कह रहे हैं जो हमारे जो रहनुमा हैं वो जेल के अंदर हैं या हमारे ऊपर बड़ा इताब नाजुल हुआ है, तो फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये कौन इनको पैसे दे रहा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इतनी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते हैं? जो बैरूनी फर्म्स इन्होंने हायर की हुई हैं, जिनको डॉलर्स के अंदर ये पे कर रहे हैं, कहाँ से पे कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन में जो उनका केस चल रहा है उसका उसमें भी पता चला है कि इजराइल से फंडिंग थी, इंडिया से फंडिंग थी। वो सारी फंडिंग जो है उसी के ऊपर जब केस चल रहा था आगे, और वो मामला सारे जो हैं वो रुके हुए हैं और उसका जवाब नहीं है बानी पीटीआई के पास। तो ये वो ताकतें ही हैं जो इनको इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि देखिए मुसलसल अगर आपका टारगेट पाकिस्तान के इदारे होंगे, पाकिस्तान का आइन होगा, पाकिस्तान का पार्लियामेंट होगा,
आप इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग ऐसे चल रहे होंगे, तो ये बिला वजह नहीं होते, ये एक सोची समझी कैंपेन होती है और हमेशा दुश्मन इसको चलाता है क्योंकि उसने पाकिस्तान को कमजोर करना। अब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको अपने जितने वसाइल है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर लगा रही है, वहाँ पे तनख्वाहदार लोग रखे हुए हैं जो पूरी कैंपेन चला रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, नहीं वो रियासती इदारों के खिलाफ कैंपेन चला। तो उसका मकसद यही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क के फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए आए नहीं है, वो एक ही एजेंडे पे लगे कि पाकिस्तान को कमजोर करना है। डॉक्टर साहब, 9 मई के हवाले से पीटीआई का जो रवैया रहा है वो भी हमारे सामने है, मुसलसल इनकारी रही है, रियासत जो है वो सबूत दर सबूत पेश कर रही है, सबूत दर सबूत अवाम के सामने रख रही है। अब क्या गुंजाइश है और अब क्या जस्टिफिकेशन है जो कुछ हुआ? जस्टिफिकेशन तो जुर्म की क्या जस्टिफिकेशन होती है, जुर्म की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। असल में अलमिया ये है कि बाज़ तबकात इस जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या इस जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वजह से आप ये देखें कि रियासत अब इस मकाम पर पहुंच गई है कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क से और लंदन में बैठा शख्स बानी MQM वो लोगों को कह रहा है नैरो नेशनलिस्ट से कि यहाँ जमा हो जाओ, मंजूर पश्तीन के झंडे के नीचे जमा हो जाओ और पाकिस्तान को चैलेंज करो। ये कैसे हो रहा है? ये इसी तरह से हो रहा है कि उन तबकात ने जो सरपरस्ती की है जुर्म की, रियासत के खिलाफ बगावत की, तो उसके नतीजे में आज आपकी हर चीज़ शेकी हो गई है। तो आपको अपने तर्ज अमल को देखना है। आपको जो एक ताकत फराहम कर दी गई है, सिस्टम ने एक ताकत फराहम कर दी गई है, वो रियासत को, मुल्क की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, इसीलिए ताकत आपको फराहम की जाती है। और अगर वो मुल्क की बेखुनी के लिए इस्तेमाल होने लगे ताकत, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। ठीक है आगा साहब, सर ये सारा मामला आप देख रहे हैं और उस पर मैंने देखा आप काफ़ी खुल के बात भी करते हैं। पीटीआई ने जिस तरह से अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को इकट्ठा किया हुआ है, जिस डिजिटल दहशतगर्दी की बात जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी की और जिस पर रियासत भी काफ़ी चौकन्ना है और मेरा ख्याल है कि हैरत कदा भी कि जिस अंदाज से तमाम इदारों को मेलाइन किया जाता है, सबूत दर सबूत हमारे सामने आ रहे हैं सर, और ये उनके बड़े एक मरकज़ी रहनुमा है जिनके व्हाट्सएप के मैसेजेस सामने आ रहे हैं कि किस तरह से इदारों को मिलाइन करना है, नीचा कैसे दिखाना है। तो ये रविश एक सियासी जमात की हो सकती है आपके ख्याल में? देखें, आपको पता है नाजिया बेटा, मैं तो कभी भी पीटीआई को सियासी जमात ना मैंने माना, ना मैंने कहा, ना मैंने लिखा। मैं तो उसे हमेशा एक प्रेशर ग्रुप और एक कल्ट लिखता हूं। मैं तब से लिखता हूं जब सारे एक पेज पे थे, और मैं तब से लिखता था और लिखता रहूंगा जब ये कीबोर्ड वॉरियर जिनका भी आपने जिक्र किया है, ये 2 पाकिस्तान से 2 बाहर के ममालिक में तरबियत के लिए भेजे गए थे, 6-6 महीने की रियासती खर्चे पे। मैं नाम नहीं लूंगा उन ममालिक का, दोस्त बैठे हुए सबको पता है। ये कीबोर्ड वॉरियर यहां नहीं सिर्फ पैदा हुए हैं, ट्रेनिंग हुई हुई है इनकी कि डिजिटल दहशतगर्दी कैसे करनी है, और किस पे हुई हुई है? रियासत के खर्चे पे हुई हुई है। और आज आप देख रहे हैं कि रियासत जो है उनके टारगेट पे आ गई हुई है। 9 मई का वाकया आप इससे अंदाजा लगा लें, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, 15 जुलाई जी बात कंप्लीट कीजिएगा। और ऐलान किया था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाएंगे हम। मेरा ख्याल है हुकूमत को वो जो पाबंदी वाला फैसला है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए या मुल्क को खुदा ना खासा मेरे मुंह में खा कोई नुकसान ज्यादा हो जाए। आपको इस पार्टी को बैन करना ही पड़ेगा, लेटर ना करिए, सूनर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, अभी कल ही का वाक़या है, आपको याद होगा कि जिस अंदाज में अफ़गान काउंसलेट के अहदेदारों की जानिब से सिफारती जो उसूल हैं
उनको सबोताज किया गया और एक बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया। ये हम आपके सामने एक फुटेज भी रख रहे हैं, आप देखिएगा कि जब तराना जो है पाकिस्तान का वो सुनाया गया तो कुछ जो शख्सियात हैं वो अपनी नशिस्तों में ही बरा जमा रहे और उठने की जहमत नहीं की। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफ़गान काउंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस पेशावर में जो है वो मदऊ किया था। ये उसके मनाजिर हैं जहाँ पर तमाम सिफारती प्रोटोकॉल की हमें ये लोग धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आए हैं। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन भी दी आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, जब उनसे इस हवाले से सवाल भी किया गया, उस पर भी बात करते हैं। इस पर पाकिस्तान ने अपना भरपूर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उसी हवाले से हमने देखा कि कौमी असम्बली में इस हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस हवाले से जो है वो करारदाद भी जमा कराई गई है और यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने इस पर आवाज़ उठाई है कि ये जो सफारती आदाब हैं उनकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। रशीद साफ़ी साहब, मैं आप इस पे चाहूँगी कि आप इस पे कोई बात करें, क्योंकि ये तो एक इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकत है और सफारती आदाब को बिल्कुल बालाए ताक रखने वाली बात है। बिल्कुल, ये कोई भी महज़्ज़ब मुल्क इस किस्म का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे उनसे ज़्यादा जो अफ़गान नुमाइंदे हैं, जो सफारतकार है पेशावर में तैनात, उनसे ज़्यादा हैरत अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनके बयानात और उनके रवैये पे अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है कि वो बजाय ये कि अपनी गलती तस्लीम करे कि रियासत को और वफाक को एतमाद में लिए बग़ैर जब उन्होंने इन्हीं हज़रात को मुज़ाकरात के लिए बुलाया और जो एक बैनुल अक़वामी मसला है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो एक सूबे के लेवल पे वो हल करने चले थे, तो फिर उन्होंने अपना असल चेहरा कल उनको दिखा दिया कि वो पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की किस हद तक वो एहतराम करते हैं। तो ये चीज़ें जो है इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर बजा तौर पर जो दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल जायज़ है, बल्कि कुछ तजज़ियाकार तो ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को उसका इजहार करना चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने तालिबान की सफारती नाबलदगी और नाबलूगत की वजह से अब भी बहुत नरम रवैया इख्तियार किया है। शनीला, जिस अंदाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस सारे मामले को देख रहे हैं और जिस अंदाज में उन्होंने जो, मैं तो ये कहूँगी, जस्टिफाई करने की कोशिश की उनकी उस हरकत को, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो ख़ुद जब यहाँ पे जलसा करने आए थे तो जिस किस्म की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की थी, तो चूँकि ख़ुद वो रियासत की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, वो अपने झंडे की इज़्ज़त नहीं कर रहे, अपने इदारों की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। हमने देखा था सरफराज बुख्ती साहब को कि जब उन्होंने वहाँ पे एक 14 अगस्त की एक तकरीब थी तो वहाँ पे कुछ लोग तराने पे नहीं खड़े तो उन्होंने उनको उस तकरीब से निकाल दिया था। तो ये गंडापुर साहब जो है ना, जिनका नाम रशीद साफ़ी साहब ने जुल्फ़ों वाली सरकार रखा हुआ है, तो जो जुल्फ़ों वाली सरकार है, अगर आपने उनकी गज़ भर लंबी ज़ुबान देखनी है कि जब वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं या जब वो वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ है उनको धमकियाँ देने के लिए बात करते हैं, तो तब तो उनको बड़े उनकी ज़ुबान जो होती है वो चल रही होती है। लेकिन जहाँ पे मुल्क की बात आई, जहाँ पे अपने झंडे की बात आई, जहाँ पे अपने तराने की बात आई, इज्जत तौक़ीर की बात आई, वहाँ पर वो एक भोदी जस्टिफिकेशन दे के ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनको अपने इस मुल्क की से कोई मोहब्बत ही नहीं है। कम अज़ कम वो जो इतनी लंबी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए, थोड़ी सी वहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेते और उनको भी सफारती आदाब सिखा देते कि आप हमारे मुल्क में बैठ के और आप हमारे ही झंडे की और हमारे तराने की बेतुकीरी करें, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी का दिल इससे दुखा है। जी बिल्कुल, तो बात ये है कि अभी वजाहत का जिक्र हुआ कि अफ़गान कौंसलेट ने एक वजाहत जारी की जी। और उसकी फिर वकालत जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने की। उन्होंने कहा जी अफ़गान कौंसलेट से वजाहत आ गई है और बात ख़त्म हो गई, अब इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं पूछता ये हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला हैं या वो अफ़गान तालिबान के वकील हैं, उनके वाज़रत खां हैं? ये क्यों हो रहा है? ये बिला वजह नहीं हो रहा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब मैं चौथी बार ये कह रहा हूँ कि ये एक साजिश है। अगर पाकिस्तान के एक सूबे का वज़ीर आला पाकिस्तान की सरकारी खारजा पॉलिसी को तस्लीम नहीं करता और वो कहता है कि उस मुल्क के साथ जाके वो मामलात तय करेगा जो पाकिस्तान की जो मुक़द्दसात हैं, पाकिस्तान का कौमी परचम है, पाकिस्तान का कौमी तराना है, उनकी तौहीन करते हैं, तो उनके साथ वो मामला तय करने जाना चाहता है।
उनके लिए वो सरहदें खोलना चाहता है ताकि पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ के वो साजिश कर सके। तो दरअसल मैं दोहरा रहा हूँ ये बात कि ये एक साजिश है, इस साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि आंखें खोली जाए। बिल्कुल ठीक। अब ज़रा सा आप पस मंज़र पिछले सवाल पर चले जाएं तो हुकूमत की कोशिश ये है कि आप एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करके इस तरह की साजिशों का रास्ता बंद कर दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप इन लोगों को खुली छूट ना दें, डॉक्टर साहब वक्त इन बड़ा पर खौफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, सर अफगान काउंसलेट की वजाहत आ गई और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि बस ठीक है, बात खत्म हो गई, उधर से वजाहत आ गई। क्या बात वाकई खत्म हो गई सर? वजाहत इनफ थी? नहीं, आगा साहब आप करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। नॉट एट ऑल, जी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, मैं एक इसमें आप इसमें दो बातें आप ज़हन में रखिए। पहली बात यह है कि मेरा तो ख्याल ये था कि हुकूमत पाकिस्तान परसोना नॉन ग्राटा करार दे के इन साहब को, जो कि इलीगली वैसे ही पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको वापस भेज देगी। और एक उसमें एक और भी हिच है बहुत बड़ी, वो ये है कि सिंध के पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क ने अभी तक अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, रिकग्नाइज नहीं किया है। तो उसमें फिर जो कन्वेंशन है अपना जिनेवा कन्वेंशन, वो भी जो है वो अपना इन्फोर्स नहीं होता है। हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, फैसिलिटेशन दी हुई है जो किसी वक्त हम विड्रॉ कर सकते हैं। हम क्यों नहीं विड्रॉ कर रहे हैं यह हुकूमत ही जानती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाएंगे जो कि इंतहाई एक अहम मामला है और पूरी दुनिया जो है उस पर अपनी तवज्जो भी मरकूज़ किए हुए है। बात कर रही हूँ मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के नाम नहाद इलेक्शन की। आज पहला मरहला है उसका और 24 हल्कों में ये पोलिंग हो रही है। टोटल अगर बात की जाए तो 90 के करीब इसमें हल्के हैं, 88 लाख के करीब इसमें वोटर्स हैं। ये जो ड्रामा भारत की जानिब से रचाया जा रहा है, इसकी अभी आप सेकेंड एपिसोड भी देखेंगे और थर्ड एपिसोड भी देखेंगे। 25 सितंबर सेकेंड एपिसोड और 1 अक्टूबर जो है इसकी थर्ड एपिसोड होगी, उसके बाद उसके रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब जो मजलूम कश्मीरी हैं, जो हक़ खुदरादियत के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं और उससे नीचे किसी कीमत पर आने को तैयार नहीं है, उन्होंने इस ड्रामे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। हुर्रियत रहनुमाओं की बात करें तो उन्होंने इसको महज एक फ़ौजी मश्क करार दिया है। मैं रशीद साफ़ी साहब आपका इस हवाले से कॉमेंट लूँगी, इन इंतखाबात की स्टैंडिंग क्या है? देखिए, इन इंतखाबात ने तो अपनी वक़्त कब की खो दी है। अब जिस तरीके से आज पोलिंग हो रही है, जिस तरीके से मुसलमान वोटर्स को हरासा किया जा रहा है, जिस तरीके से जो नुमाया मुसलमान कैंडिडेट्स है उनको डराया धमकाया जिस तरीके से जा रहा है, हालांकि बावजूद इसके कि 2019 के बाद ये पहली 10 साल बाद वहाँ पे ये इंतखाबात का मरहला आया है। और 2019 में जब मोदी ने दुनिया भर की तहजीबों को, दुनिया भर के क़वानीन को, हर चीज़ को पसीपुश डालते हुए मकबूजा कश्मीर और जम्मू की वादी को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया था, इसके बावजूद जो मजबूर कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने फिर भी इस मरहले को गनीमत जानते हुए इलेक्शन का मुकम्मल बाइकाट नहीं किया और उन्होंने वोटिंग का फ़ैसला किया। लेकिन क्या किया जाए कि वो उन लोगों को वोट करने कास्ट करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। जहाँ जहाँ मुसलमानों के विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको तो या उठवाया जा रहा है या गायब किया जा रहा है। 30,000 से 35,000 तक जो है हिंदू पंडितों को दिल्ली से और मुंबई से ला के उनको वोटर बना के बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जितवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दोस्त है, बिल्कुल धांधली है और मोदी सरकार जो बिल्कुल गैर मकबूल हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान में, अब उनकी एक आखिरी कोशिश है जो माजी की तरह ये कोशिश भी नाकाम होगी। ठीक है, शनीला कश्मीरी तो इसको एक जबरी इलेक्शन के तौर पे ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं चाहिए, इस्तिस्वाब चाहिए। अगर भारत वाकई अपनी इंटेंशन में इतना प्योर है तो इस्तिस्वाब राय की तरफ क्यों नहीं आता? वो कभी भी नहीं आएगा ना। देखिए, जबर के साथ उन्होंने वहाँ पे एक हुकूमत जो है वो कायम की हुई है और बंदूकों की सायों के अंदर आप लोगों को मजबूर करें कि वो जाके वोट डालें और जो मोदी सरकार की मुतनाज़ा हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश करें, तो वो कश्मीरी नहीं होने देंगे। पहले भी 370
और 35A आर्टिकल को रिवोक किया गया था डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। अब ये नाम निहाद इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, वो भी 24 नशिस्तों के ऊपर, और बाद में बाकियों पे होंगे कि जी हम कश्मीर के अंदर हालात को नॉर्मल करना चाह रहे हैं। तो हालात कैसे नॉर्मल होंगे जब आपने उन लोगों को घरों में मुकैयद कर रखा है, वहाँ पे 10 लाख के करीब आपकी फौजी वहाँ पे मौजूद हैं, आप औरतों का वहाँ पे रेप हो रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हुर्रियत है पसंद है उनको आपने जेलों में डाला है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, अपने पपेट्स के जरिए आप वहाँ पे इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। उसको क्योंकि कश्मीर की आवाम नहीं मान रही, आप उनको खुल के मौका दें, उनके नुमाइंदों को वहाँ पे खड़ा होने दें, तो फिर इलेक्शन करवाएं, तो पता भी चलेगा आपकी नीयत ठीक है, और या जो इस्तिस्वाबे राय कश्मीरियों का हक है आप उनको दें जो वो चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मुतनाज़ा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या हम महज इसको फिर एक फौजी मश्क ही तस्वुर करें, क्योंकि इसमें हुर्रियत रहनुमा जिस तरह से अभी शनीला ने कहा कि वो तो सारे जेलों में बंद हैं, तो फिर ये शफाफियत कैसी? नहीं, कोई शफाफियत नहीं। 1947 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें खा मकबूजा कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया हो, खा बाइकआउट किया हो, हाँ। हर इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, पहले से नताइज तैयार शुदा थे, और इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं डेमोग्राफी को चेंज करके हो रहे हैं। ये जो अभी जिक्र किया गया, ये 30-35 मिलियन लोग हैं जो यहाँ ला के बसाए गए, हल्का बंदियाँ तक तब्दील की गई, और जो मकबूल रहनुमा हैं मुसलमानों के, चाहे वो ना हो हक में पाकिस्तान के, उनकी भी हल्का बंदियाँ तब्दील की गई हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप किसी न किसी तरह से वहाँ की सूबाई असम्बली से ये जो आपने 5 अगस्त 2019 को इकदाम किए हैं उनको वैलिडेट करा लें। ठीक है, तो ये उसकी बुनियादी वजह ये है। तो इसके अलावा जो डेमोग्राफी को चेंज करना है, बाहर से लोगों को ला के बिठा देना, और वहाँ से आपने मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करके एक जाली अक्सरियत साबित करना, ये अमल हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियत का एलिमेंट है वो बड़ा ताकतवर है। वो जो आज़ादी पसंद हैं, वो जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है, वो भी, और वो जो पाकिस्तान के साथ अलाइन नहीं होना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं या कोई दूसरी बात करते हैं, कश्मीरियत पर वो भी समझौता नहीं करते। इसलिए ये जो भी एक्सरसाइज हो रही है ये तबाह हो जाएगी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और बिल आखिर तहरीक आज़ादी जो है उसी को यानी जिंदा और पाइंदा रहेगी, और उसी के साथ आवाम खड़े। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, सर जो भारत ड्रामा रचा रहा है, आपको लगता है कि किसी भी तौर ये हक़ खुदरादियत की जो जद्दोजहद है इसका ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है? दुनिया इसको कैसे देख रही है आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी इलेक्शन जो है जो अभी तक हुआ है 47 से लेकर आज तक, सारे के सारे इलेक्शन फार्सिकल है। फार्सिकल एक टेक्निकल टर्म है, वो ये है कि जब अगर एक आपकी एक रेजोल्यूशन एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया की, एक डिस्प्यूटेड एरिया की अभी यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई है, उसके ऊपर जो भी इलेक्शन होंगे वो फार्सिकल होंगे। तो वो फार्सिकल इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का फैसला है वो उसका फैसला यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक होना है, उसके अलावा हो नहीं सकता है। इसीलिए जो आम एक कश्मीरी है, जो एक ट्रू कश्मीरी है, उसने कभी भी इंडियन इलेक्शनों को नहीं माना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यकीनी तौर पे नाज़रीन, कश्मीरी जो हैं वो हक़ खुदरादियत की जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए हैं, और ये जो नाम निहाद इंतखाबात हैं ये किसी भी तौर उसका नेमुल बदल नहीं हो सकते। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया कि वो मौजूद रहे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।